कि सारे दुश्मनों को मैं यूं ही हरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बस उन दुश्मनों की नहीं जो कि तुमने आसपास बना लिए हैं या फिर गलती से बन गए हैं। यहाँ पर हम उन दुश्मनों की बात कर रहे थे जो तुम्हें अपनी जीवन में सफलता से पीछे खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे दुश्मन क्या हो सकते हैं? काम, क्रोध, द्वेष, हताशा, तुम्हें अपने आप से परेशानी, तुम्हें अपने आप में कम विश्वास होना, एंग्जाइटी होना, नर्वसनेस होना, ठीक है। तो इन सारे दुश्मनों को हराते हुए चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित राज और स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। हमने पिछले वीडियो में देखा था बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी और पूरे सिलेबस के बारे में, ठीक ना। वो स्ट्रैटेजी और सिलेबस कम एक तरह से बायोलॉजी की वन शॉट वीडियो थी। इस वीडियो में हम सेम चीज करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस, उसका स्ट्रैटेजी, कौन सी किताब पढ़ें और किस तरह से कितने दिनों में हम लोग पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स नजदीक आने वाला है और इसलिए हम सभी लगे पड़े हैं, हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लग जाओ और इस बार बोर्ड्स में कबाड़ देना है, अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। 35 नंबर की बोर्ड्स हो रही है तुम लोग के, मात्र 35 नंबर की, ठीक है। 35 नंबर में 35 आउट ऑफ 35 लाना एकदम हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आराम से लाए जा सकते हैं। बस फुल फोकस रहना है तुम्हें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। दिन भर में ज्यादा भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन कम पढ़ के भी अभी भी तुम निकाल सकते हो। 35 नंबर्स के लिए तुम्हें ज्यादा हसल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने समय पढ़ो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर पूरी स्ट्रैटेजी सही रख के पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री सिलेबस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सिलेबस है तो देखेंगे हम लोग आज कि कितने चैप्टर्स हैं इस बार केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सारे चैप्टर्स को बांट देते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार तुम लोगों के पास 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे किस में आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में इस बार तुम्हारे 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स में डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक तुम्हारा फिजिकल 13 मार्क्स लेके आ रहा है और इनऑर्गेनिक तुम्हारा 9 मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के 9 मार्क्स तो काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें बस एक्सेप्शंस और कुछ सारे 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 9 मार्क्स काफी आसान, दोनों चैप्टर्स भी काफी आसान है। और यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एफ ब्लॉक से काफी ज्यादा सिमिलर टाइप का चैप्टर भी है, ठीक है। फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स नाम के, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक के मैं तो कहूंगा कि आसान चैप्टर्स में ही है ये दोनों चैप्टर्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स तो काफी आसान चैप्टर है, वो तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये भी 13 मार्क्स का आ रहा है। तो टोटल मिलाकर तुम्हारा 35 मार्क्स का होता है बोर्ड्स, ठीक है। 35 मार्क्स के बोर्ड्स में आउट ऑफ 35 लाना काफी आसान है। फिर 15 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, जो कि कोविड के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तब तुम लोग का ऑनलाइन बस वाइवा लेके खत्म कर दिया जाता है या फिर इंटरनल असेसमेंट से दे दिया जाता है या फिर हो सके तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल अभी चल भी रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग बोर्ड्स की बात करेंगे, जिसका एक्सपेक्टेड डेट हम लोग मार्च टू मई लगा सकते हैं, जिस तरह से कोविड का रहता है सिनेरियो, लेकिन मैक्सिमम चांस है तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, ठीक है। कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, पोस्टपोन हो सकती है कोविड के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आखिर पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप जाइए कक्षा 11वीं में जाकर फिर से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के आइए, ठीक है। अब यहाँ पर कक्षा 11वीं जाकिर खान वाली वीडियो नहीं है, यहाँ पर कक्षा 11वीं आपकी रियल वाली कक्षा 11वीं है, जहाँ पर आपका रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है, ठीक है। ये सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसे पढ़ के आओ, ठीक है, कक्षा 11वीं वाला। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ना, ठीक है। फिर है ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पढ़ना, ये भी तुम इस चीज से भी पहली बात ही परिचित हो गए, ठीक है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन का हम लोग मानते हैं, ठीक है, इसको 0 मान के चलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैरी करता है, ठीक है। ये उसके रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। फिर नॉन इक्वेशन हो गया, तो नॉन इक्वेशन वही सिंपल वाला फॉर्मूला E m/m = E0 - NF RT/NF, ln m/m+, ठीक है। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम आराम से नॉन इक्वेशन देख सकते हो इसमें, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस है, नॉन इक्वेशन के सारे एप्लीकेशन जिससे सारे रिलेशंस निकलते हैं, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ के बीच का एनर्जी जो रिलेशन है ΔG = NFE वाला, ठीक है, -NFE सेल जो निकलता है, ये तुम लोग देख लोगे अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस है, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का हम लोग बात करें तो कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है मात्र रेजिस्टेंस का, ठीक ना। तो ये रेजिस्टेंस हो तुम लोग कक्षा 8वीं या 9वीं से फिजिक्स में पढ़ते ही आ रहे हो, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसमें वैसा कुछ ज्यादा तो है नहीं कंडक्टेंस में। फिर आता है स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो
स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी एक तरह से हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब तुम लोग देख लोगे। साथ साथ इसमें देखना है तुम्हें कि वेरिएशन कैसे होता है कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक ना। तो जो वेरिएशन है कॉन्सेंट्रेशन से कंडक्टिविटी का, वो तो नॉर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो वेरिएशन करता है कि जब डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी, डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज के साथ साथ, ठीक ना। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होता है जब तक ये लैम्डा डिक्रीज होगा, जब जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ठीक ना। लेकिन जब हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तब ये घटता है, ठीक ना। ऐसा कुछ होता है रिलेशन। ये तुम लोग देख लोगे, कोलरास लॉ देखे। कोलरास लॉ क्या होता है कि जब मोलर कंडक्टिविटी के टाइम में, जब मोलर कंडक्टिविटी पे होता है कोई सॉल्यूशन, तो उसका केटायन और एनायन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उन दोनों को मिलाकर ही हम लोग उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। ये कोलरास लॉ में बताया गया। और इलेक्ट्रोलाइसिस तुम देख लेते हो, यहाँ पे सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात किया गया, ठीक ना। यहाँ पे सारे सॉल्ट्स जितने हैं उसके इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl वगैरह और भी सल्फर के सॉल्ट होते हैं, H2O8 के बारे में है, ठीक ना। इस टाइप के बहुत सारे सॉल्ट्स का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का बात किया गया, ठीक है। तो उन सारे इलेक्ट्रोलाइसिस को तुम देख लोगे। उसके बाद इस चैप्टर में तुम देख सकते हो बैटरी को। बैटरी इस बार ऐसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया है शायद, लेकिन बैटरी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बैटरी पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे चैप्टर्स कम है, उसमें तुम टॉपिक्स मत ही छोड़ना, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो बैटरी पढ़ लेना और बैटरी में फिर लास्ट में रस्टिंग वगैरह दिया हुआ वो पढ़ लेना, ठीक ना। तो बैटरी काफ़ी आसान टॉपिक है। इसमें तुम्हें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पढ़ना है, तो ये तुम मैक्सिमम पढ़ सकते हो। मुझे लगता है एक दिन के अंदर तुम्हारा बैटरी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एक दिन का 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे तुम्हारा, ठीक है, बैटरी पढ़ने में, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग चल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब क्या तुम्हें पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन तुम देखोगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस देखोगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे। कौन कौन फैक्टर्स, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ोगे, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं, मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ के बारे में पढ़ोगे। रेट लॉ में मैं ये ध्यान दिला देता हूँ कि जितने भी सारे रेट कॉन्स्टेंट वगैरह होते हैं और रेट लॉ होते हैं, उन सबके यूनिट्स जो होते हैं वो सारे हर रेट लॉ में देख लेना, सबके यूनिट्स, ठीक ना। ये देख लेना, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स देख लेना। ये मैं ऐसा करूंगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स से काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर्स के नोट्स तुम्हें बोर्ड से पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, और वो उस नोट से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। यहाँ तक कि नीट में भी बायोलॉजी में उससे ज़्यादा लगभग नहीं पूछेगा, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं नीट के लिए फिर से प्रिपेयर कर दूंगा। नीट में अभी टाइम है, मैं अभी बोर्ड एग्जाम के लिए डालूंगा। बोर्ड्स के लिए तुम लोग फोकस करके देख लेना उसको, तो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स अभी जब ये तुम वीडियो देखते रहोगे तब टेलीग्राम पे अपलोडेड रहेगा, तुम बस जा सकते हो चैनल में और देख सकते हो। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस देखोगे, हाफ लाइफ देखोगे, सारे हाफ लाइफ देख लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, सबके देख लेना, ठीक ना। सारे ऑर्डर के तुम कॉन्स्टेंट के वो देख लेना, यूनिट्स वगैरह देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, सेकंड थर्ड ऑर्डर नहीं देखना, बस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का तुम हाफ लाइफ देख सकते हो। सबके रेट लॉ देख लेना, ठीक है। और एक चीज और, जितने भी रेट लॉ में ग्राफ दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सबके में ग्राफ दिए हुए, ठीक ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वो सारे ग्राफ्स देख लेना तुम। स्टार्टिंग में भी ये दिया हुआ है कि स्टोइकोमेट्री पे दिया हुआ है कि आखिर स्टोइकोमेट्री पे किस तरह से डिपेंड करता है रेट लॉ, वो देख लेना। वो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, स्टोइकोमेट्री पे रेट लॉ कैसे डिपेंड करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा नहीं, बस केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही देखना है तुम्हें। और बाकी जो नोट्स मिलेंगे उस नोट्स को पढ़ लेना, काफी अच्छे नोट्स है, ठीक है। अब आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तुम काफी किताबों से पढ़ सकते हो। ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा कि सरफेस केमिस्ट्री के लिए एग्जाम आइडिया सफिशिएंट बुक है, ठीक है। तुम अगर एनसीईआरटी एक बार नहीं भी पढ़ते हो, लेकिन ये हमेशा रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी पढ़ ही लो। अब तुमने कभी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है भाई, तुम्हारा एग्जाम आ गया है, ठीक है। अब तुम्हारे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, तो तुम एग्जाम आइडिया के साथ जा सकते हो, ठीक है। और बाकी बुक्स की रिकमेंडेशन मैंने बायोलॉजी वाले में दे दी थी, सेम ही बुक इसमें भी रहेगी, फिर भी मैं लास्ट में एक बार बोल दूंगा, ठीक है। तो इसमें सरफेस केमिस्ट्री में तुम्हें एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, फिजिजॉर्प्शन जो कि फिजिकल मेथड से होता है, केमिजॉर्प्शन जो कि केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में तुम्हें देखना है सारे रिलेशन, ठीक है। तो केमिजॉर्प्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब देख लेना, पूरा लिस्ट मिल जाता है, ठीक। नहीं होगा तो ये लिस्ट भी मैं डाल दूंगा फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के सारे डिफरेंसेस के बारे में, वो सब बताने लगा तो अभी काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक ना। तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। पहले सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स देखना हमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स पे कैसे कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन होता है, ये देखना हमें, ठीक है। कोलॉइडल स्टेट देखना है। कोलॉइड यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर बस कोलॉइड पे डिपेंडेंट है, ठीक ना। कोलॉइड में तुम देखो किस तरह के कोलॉइड है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में भी किस तरह के सॉल्यूशंस टाइप बन रहे हैं, किस तरह के कोलॉइड बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इमल्शंस के बारे में तुम पढ़ोगे, लास्ट के 2-3 पन्ने एकदम पूरे इमल्शंस पे दिए हुए हैं, ठीक है। कोलॉइड आखिर फॉर्म कैसे होते हैं, कोलॉइड को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, कोलॉइड के प्रॉपर्टीज क्या है, ब्राउनियन मोमेंट्स क्या क्या है, ठीक ना। फिर प्रिपरेशन में कैसे
प्रिपेयर करते हैं, उसको प्यूरीफाई कैसे करते हैं, सारी चीज़ डायलिसिस वगैरह सब तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोलॉइड्स के टाइप कैसे हैं, लायोफिलिक है या लायोफोबिक है, कि वो जिस मीडियम है उस मीडियम से मतलब फिलिक मतलब होता है एक तरह से लव करना, ठीक है, फोबिक मतलब डरना, ठीक है। तो जिस मीडियम में कोलॉइड हुआ, कोलॉइड हमेशा दो मीडियम में बनता है, ठीक ना, एक तुम्हारा फेज होता है और एक तुम्हारा मीडियम होता है, ठीक ना। तो जो कोलॉइडल फेज और कोलॉइडल मीडियम है तुम्हारा यहाँ पर, तो उसमें उन दोनों में अट्रैक्शन कैसा है उस हिसाब से हम लोग लायोफिलिक या लायोफोबिक बोलते हैं, ठीक ना। फिर कोलॉइड का दूसरा टाइप से एक तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं डिस्टिंग्विश की, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन है ये कोलॉइड का कि मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड है कि मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड है, ठीक ना। तो मल्टी मॉलिकुलर होता है कि काफ़ी सारे कोलॉइड्स जुड़ के एक तरह से कोलॉइड बनाते हैं, क्योंकि देखो सॉल्यूशन जो होता है उसका जो साइज होता है एटम का वो 10⁻⁹ मीटर का होता है उसका सॉल्यूशन के जो फेज होता है उसका साइज, ठीक ना। फिर कोलॉइड में साइज होता है 10⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर के आसपास, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है इसका साइज, ठीक ना। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स मिलके कोलॉइडल साइज में चले जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सही में उस साइज का हो, ठीक ना। एक और होता है एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसमें तुम लोग पढ़ोगे, उसके बारे में तुम लोग जानते होगे शायद, तुमने मिसल्स के बारे में पढ़ा होगा, मिसल्स फॉर्मेशन के बारे में, ठीक ना। वो होता है सोप वगैरह में मिसल फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मिसल फॉर्मेशन में क्या होता है कि मिसल फॉर्मेशन में जो मिसल होता है उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्राफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर, और उससे ज़्यादा चला जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन होता है, वो एसोसिएटेड कोलॉइड बन जाता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे, इस कोलॉइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, कोगुलेशन पढ़ेंगे, कोलॉइड को कोगुलेट कैसे करवाया जाए, ठीक ना। कोलॉइड को कोगुलेट करवाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन के बाद तुम यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि ऑरिजिन ऑफ चार्ज देखोगे, ऑरिजिन ऑफ चार्ज में तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह भी देखोगे, फिर हेल्महोल्ट्ज को डबल लेयर देखोगे, इलेक्ट्रिक काइनेटिक डबल लेयर बनाता है वहाँ पर, फिर जेटा पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ देखोगे किस तरह से कोगुलेट करवाता है, ये चीज़ कोगुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लायोफोबिक का भी और लायोफिलिक का भी, दोनों का कोगुलेशन तुम देखोगे, नेगेटिव कोलॉइड्स के बारे में देखोगे, पॉजिटिव कोलॉइड्स के बारे में देखोगे, काफ़ी ज़्यादा। फिर कोलॉइड के काफ़ी सारे यूजेस लास्ट में दिए हुए हैं, उन सारे यूजेस को देख लोगे, खासकर मेडिसिन वाला यूजेस हमेशा पूछा जाता है, तो उस यूजेस में तुम देखोगे कि एंटीमनी का यूज़ है कि काला दाग ठीक करता है, ठीक है, सिल्वर को लोशन की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से ये सब के कोलॉइड्स को काफी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो कोलॉइड्स के यूजेस के बारे में देखो, यूजेस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा जेटा पोटेंशियल वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस ये सब देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें और कुछ नहीं। कोगुलेशन देख लेना, कोगुलेशन तो दिया हुआ, कोगुलेशन देख लोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है कोलॉइड्स है उसके टाइप्स देख लेना तुम्हें, ठीक है। प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन देख लेना, ठीक है, ये सब देख लेना, कोई ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आके क्या क्या है, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऑकरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, बस रीडिंग है, प्लेन रीडिंग में आना है, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जनरल ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के। मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट रो से ही आते हैं, क्योंकि जो फोर्थ पीरियड है तुम्हारा वो सब लोग पढ़ते हैं, फिफ्थ पीरियड सिक्स पीरियड के बारे में ना तुम्हें पता है ना टीचर्स को पता है, मतलब बेसिकली वो ज़्यादा स्टडी है ही नहीं, उस पर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया गया, ठीक ना। तो क्योंकि उसमें फिर इनर ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोचा होता है, वो तुम फिफ्थ रो के बारे में पढ़ोगे सीधे इनर ट्रांजिशन मेटल में जाके, कुछ कुछ ग्रुप में प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं वो तुम्हें देखना है। और फिर बाकी तुम्हारा जो फर्स्ट रो में जितने भी है ट्रांजिशन मेटल्स उसके बारे में मेटालिक कैरेक्टर, एनाइलेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे चीज़ देख लेना, ठीक है। सारे टॉपिक एकदम लाइन से दिए हुए हैं बुक्स में, सारे बुक्स में मिल जाएंगे, कोई भी किताब उठा लो, इसमें मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम इंडिया पढ़ो, दुनिया जहाँ कोई भी किताब उठाओगे सब में सेम चीज़ दिया हुआ है, सेम चीज़ दिया हुआ है, आयोनिक रेडियाई किसी में चेंज नहीं होगा, कलर किसी में चेंज नहीं होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसी में चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी में चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पे काफी ज्यादा ध्यान देना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, उस फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छे से यूज करना, ठीक है। वो फॉर्मूला पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ढूंढने में काम आएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने में वो काम आता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को देखना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में काम आता है, ठीक है। फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है क्यों, डी एंड एफ, फिर एलवाई फॉर्मेशन क्यों करता है। फिर तुम जाओगे एफ ब्लॉक में तो तुम लैंथेनॉइड देखोगे, लैंथेनॉइड में कौन सा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट काफी स्टेबल है, थर्ड वाला, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो डी ब्लॉक में काफी सारे चेंजेस आते हैं, कॉपर में तुम देखोगे चेंजेस आते हैं, क्रोमियम में चेंजेस आते हैं, इस तरह से जहाँ चेंजेस आते हैं वहाँ पर इसके सारे मेटालिक प्रॉपर्टी, एनाइलेशन, एंथैल्पी सब चेंज होता है, ठीक ना। इसलिए काफी ज्यादा इसमें तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा पूरे चैप्टर का कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक कहने के लिए आसान चैप्टर है, लेकिन
सो काफ़ी ज़्यादा आसानी से तुम नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी हार्ड भी चैप्टर नहीं है, बस प्लेन रीडिंग है। इस चैप्टर में प्लेन रीडिंग है, कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर से तुम आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ोगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक ना, वो होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तुम पढ़ोगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है, उसमें भी तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब फिर यहाँ पर KMNO4 और K2Cr2O7 के काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारे हाफ लाइफ रिएक्शन है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इस रिएक्शंस के नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे नोट्स आपका डला हुआ होगा, आप जाके उस नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। KMNO4 और K2Cr2O7 मैंने देखा है कि बच्चे गलत कॉन्सेप्ट से ही पढ़ते हैं, ठीक ना, उसको वो पूरा एज ए रिएक्शन याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और 12th में आते आते मैक्सिमम बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन भूल जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बताने के समय ही कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, आप कक्षा 11वीं में वापस जाइए, जाकिर खान की वीडियो में नहीं, कक्षा 11वीं की किताब में वापस जाइए और वहाँ जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आइए बाकायदा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर K2Cr2O7 और KMNO4 का जो भी रिएक्शन है उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गया, जो कि पूरी तरह से ये बेस्ड है D&F ब्लॉक पे, ठीक ना। इसमें ज्यादा तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं, VBT तुम पढ़ के आए हो, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम्हें यहाँ पर नया मिलेगा, ठीक है। VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच का डिफरेंसेस मिलेगा कि क्यों हम लोग VBT की जगह आजकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तुम शेप के बारे में पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, किस तरह से वो एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन और किस तरह से अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग शेप बनता है। sp3d2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का बनाता है, d2sp3 कब बनाता है, sp3d2 कब बनाता है। ये काफ़ी चीज़ तुम कक्षा 11वीं में पढ़ चुकोगे, इसलिए बार बार फिर से दबाव डाल रहा हूँ, कक्षा 11वीं में जाओ और फिर से यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, केमिकल वाला बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ के आओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पर नहीं दिया है, वहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एक टॉपिक होता था, एक समय में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एक टॉपिक होता था। तुम लोगों को अब नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसलिए तुम आके इस चैप्टर में अटक जाते हो। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तुम एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आओ, तुम एक बार एक्साइटेशन ऑफ सेल्स पढ़ के आओ, ये VBT और CFT तो यूं निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड शेप, नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो तुम्हें रट जाना है। IUPAC नोमेनक्लेचर तुम्हें रट जाना है। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम्हें याद कर लेना है कौन कौन है, ठीक है। सारे लीजेंड्स तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। फिर तुम्हारे जो बॉन्डिंग्स है और वर्नर की थ्योरी है, वर्नर के 2-3 पोस्टुलेट्स हैं, वो तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। इसमें समझने वाला चीज़ बस VBT और CFT है, जो कि VBT तुम पढ़ के आए हो, तुमने अगर सारे हाइब्रिडाइजेशन देख रखे हैं तुम्हें VBT पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा CFT, तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इसमें बस सिंपल सा मेथड है, 2 टाइप की एनर्जी होते हैं, ठीक है। एक पेयरिंग के लिए एनर्जी होता है, ठीक है, और एक होता है एक्साइट होके। देखो इसमें जो होता है ना डी ब्लॉक हम लोग का जो सबसेल है ये ऐसे डिवाइडेड होता है, 1 2 3 4 5 सॉरी गाइस 5, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको बांट दिया जाता है, इसके ऑर्बिटल्स को, ठीक ना। इसको ऑर्बिटल्स को बांट के यहाँ पर T2G और इसको EG बना दिया जाता है, ठीक है। सो T2G EG, ठीक है। तो यहाँ पर पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर EG में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ऑक्टाइड और टेट्राहेड्रल में ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, पहले EG में फिल होगा फिर T2G में, एक जगह पहले T2G में फिल होगा फिर EG में, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे एनर्जी होता है, एनर्जी कि T2G में ही दोबारा वो पेयरिंग हो जाए या फिर T2G के जगह EG, मतलब पहले देखो एक होता है कि ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे और ऐसे जाए, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से नहीं कक्षा 11वीं से, बार कक्षा 11वीं से, ठीक है। तो फिर से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो एक्साइट होकर आगे जा रहा है उससे कम एनर्जी लगता है इसको पेयर हो जाने में, तो ये पेयर हो जाता है, ठीक है। सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए पेयर हो जाता है, बाहर में जाए EG, भाई हम पूरा स्टेबल हाफ फील्ड नहीं बनाएंगे, हम पहले ही पेयर हो जाएंगे, हम T2G को ही कंप्लीट कर लेंगे फिर EG में जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो सारे अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को गलत करते हुए ये वाला थ्योरी अभी माना जाता है, CFT माना जाता है। कब? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कब माना जाता है? जब प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हो, ठीक है। अब ये वाला थ्योरी तुम जाके सीधे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में मत लगा देना, ठीक ना। ये प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है कि वीक लिगेंड प्रेजेंस है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तब जाके ये थ्योरी काम करती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ऑर्गेनिक का टॉपिक शुरू हो गया। ऑर्गेनिक है भाई, इनऑर्गेनिक के तरह इसे भी रट जाना है, ठीक है, समझ के रटना है, मतलब रट नहीं जाना है, मैं ये गलत चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन रट नहीं जाना है। अभी तुम्हारे पास देखो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब एग्जाम में लेकिन मार्क्स भी लाना है। अगर अभी तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें अभी नहीं पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तो बेटर यही होगा भाई कि याद करके जाओ, ठीक ना। 35 नंबर लाने हैं तुम्हें इसमें, बोर्ड्स के लिए अगर पढ़ रहे हो तो तुम अभी याद करके जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो। देखो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्यों? क्योंकि सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है भैया? ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक ना, कार्बोनिल, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ये बन गया हमारा कीटोन,
ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब कार्बोनिल ग्रुप से बना हुआ है, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड चैप्टर पूरा, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए तीनों टॉपिक को हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या क्या पहले पढ़ना है। नोमेनक्लेचर तुम्हें पता होगा या तुम्हें याद करना पड़ेगा। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भाई कि पढ़ाई रटने वाला चीज नहीं है, और रियली में पढ़ाई रटने वाला चीज नहीं है, लेकिन अब नोमेनक्लेचर तुम समझ लाओ, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप तुम समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन फाइनली तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे याद करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम रटो, ठीक ना, रटना नहीं है, समझ के लेकिन याद करना पड़ेगा। अब ऐसा तुम सोचोगे कि बस समझ गए ना तो एग्जाम में तुम लिखोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ सीबीएसई ऐसा ही एग्जाम लेता है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये कटु सत्य है कि तुम्हें याद करके ही जाना पड़ेगा, वहां पर तुम्हें कागज पे खुद से ही लिखना है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक ना। अब इस पे कोई थेसिस कोई मत देना कि समझ के हम लोग कुछ जा सकते हैं, ठीक ना। समझ के जाओ, अच्छी बात है, खुद से लिखो, लेकिन खुद से तुम हिस्ट्री लिख सकते हो, खुद से तुम नोमेनक्लेचर का मेथड्स तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स तुम्हें पता होंगे तभी तुम नोमेनक्लेचर कर सकते हो, नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मेथड्स तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके बाद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके भी नोट्स मैं डाल दूंगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी नोट्स आपको मिल चुके होंगे। मैं बैटरी का भी नोट्स डाल दूंगा, क्योंकि बैटरी बुक्स में अच्छे से नहीं है, तो मैं बैटरी का भी नोट्स डाल दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है। फिर मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड यूजेस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में एक्चुअली क्या पढ़ना है तुम्हें, एल्डोल कंडेंसेशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, तो भैया जाइए आप नेमिंग रिएक्शन सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आने की पूर्णतः संभावना बनती है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हें पढ़ लेना। अब तुम बोलोगे तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन की भी नोट्स डाल दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सारे नेमिंग रिएक्शंस के मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नेमिंग रिएक्शंस का एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड नोमेनक्लेचर एसिडिक नेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है। इसमें भी कुछ वैसा नहीं है, जो चलते आया वही है। इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज देख लेना, एसिडिक नेचर देख लेना, एसिडिक नेचर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर कर लेना, ठीक है। अब एक्चुअली तुम्हें अल्कोहल और हेलोल्केन्स तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसका अगर रहता वो भी रहता तुम्हारे टर्म में, तो इसका नेचर उसके नेचर से कंपेरिजन भी तुम्हें पढ़ना होता, ठीक है। लेकिन तुम्हारा लास्ट चैप्टर अमीन्स जो कि बेसिक होता है भाई साहब, ये होता है बेसिक, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बेसिसिटी सारे अमीन्स का पूछा जाता है कि अगर CH3NH2 है, ठीक है, CH3 2NH है और CH3 3N है, तो आखिर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में और गैसियस सॉल्यूशन में, तीनों में, मतलब दोनों में अलग अलग तरीका का बेसिसिटी देता है। इसके भी मैं नोट्स डाल दूंगा, अभी यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। इसके भी नोट्स तुम देख सकते हो, काफी ज्यादा आसान टॉपिक है ये भी। इसमें बेसिसिटी एक तरह से, इसकी नोट्स है, इसकी एक पिक्चर में मैं फोटो डाल दूंगा एक, जिसमें सारी चीज में लिख दूंगा, ठीक ना, एक कॉपी के एक पेज पे। तो ये काफी ज्यादा आसान है। एक्वस मीडियम में और जो नॉर्मल गैसेस मीडियम मतलब वेपर फेज होता है, उसमें दोनों में अलग अलग तरीके से सारे अमीन्स के बेसिसिटी होते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यूज आइडेंटिफिकेशन और प्राइमरी एंड स्ट्रक्चरली टर्शियरी अमीन पढ़ना है, ठीक है। देखो अब अमीन्स में तुम लास्ट में पढ़ सकते हो सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन और डाइजोनियम सॉल्ट का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ ही लेना, कपलिंग रिएक्शन वगैरह पढ़ ही लेना। डाइजोनियम सॉल्ट में जितने भी रिप्लेसमेंट वाले रिएक्शन है कि डाइजोनियम सॉल्ट से तुम क्या क्या बना सकते हो, पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट तुम पढ़ लेना, उसमें एरोमेटिक में भी, और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, नॉर्मल एलिफेटिक में, एलिफेटिक में जो बनता है वो फिर बाद में स्टेबल नहीं होता है, अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो लेकिन तुम्हें पढ़ना दोनों, एलिफेटिक वाला भी, एरोमेटिक वाला भी। डाइजोनियम सॉल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीटोन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, कीटोन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला पढ़ना, कि तुम पढ़ सकते हो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये भी कहाँ से पढ़ोगे भाई साहब तुम, ये इसके लिए भी तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे भैया, सारे उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं सब तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम बोलोगे नेमिंग रिएक्शंस कहाँ से पढ़े भैया, तो नेमिंग रिएक्शंस के भी एक नोट्स दे दूंगा। नेमिंग रिएक्शंस की एक सेपरेट वीडियो अगर टाइम मिली तो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन काफी है वो नोट्स भी, अगर तुम पढ़ लोगे तो उस नोट्स में सारे नेमिंग रिएक्शंस रहेंगे, सारे तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह देख लेना है तुम्हें, ठीक है।
फिर इसमें तुम अमीन्स में आओगे तो अमीन्स के कुछ टेस्ट होते हैं, गैब्रियल पैथेलामाइड होते हैं, उसके सिंथेसिस के लिए गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शंस होते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होते हैं, ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है, वो सब तुम्हें देख लेना है। कार्बेलामाइन टेस्ट होता है फर्स्ट 1 डिग्री अमीन्स के लिए, ठीक ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होता है, ठीक है, तो वो सब तुम देख सकते हो। अब बुक्स क्या क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में आता है भाई, अम्मी के बारे में पूछना ही, एनसीईआरटी पढ़ ही लेना है, 5 बार पढ़ लो 10 बार पढ़ लो, कभी एनसीईआरटी से कोई संकोच करो ही नहीं, ठीक है, जितनी बार पढ़ा उतनी बार अच्छी है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं फिर से उतना रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा टर्म 2 है, तुम्हारे लिए एमसीक्यूज नहीं पूछ जाएंगे। अगर खाली टाइम है, अगर तुमने सब पढ़ लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, नॉलेज बढ़ेगा, हर जगह काम आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी काम आएगा। एग्जाम आइडिया पढ़ लो, एग्जाम आइडिया काफी ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों में रिकमेंडेड है। फिजिक्स में भूल के मत पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के फिजिक्स में भी जाकर एग्जाम आइडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सीबीएसई ऑफिशियल जो सैम्पल में पढ़ाएंगे वो हम लोग बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, लाइव बनाएंगे या फिर वीडियो अपलोड कर देंगे डाल के, ठीक, ये टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ बना के भी डाल देंगे, ठीक है। तो सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर के बारे में तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगर तुम्हें खुद भी अपना सैम्पल पेपर बनाना है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम जाओ ओसवाल खरीदो, ओसवाल बनाओ, मैंने बना रखा है, इस साल का भी मैंने देखा, ओसवाल काफी अच्छी सैम्पल पेपर्स निकालता है, सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो, सीबीएसई नहीं करता लेकिन ये सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करता है, कंटेंट सेम रहता है दोनों का। अरिहंत बना सकते हो। उसके बाद अगर तुमने ओसवाल पूरा बना लिया, भैया मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं क्या करूँ, अरिहंत बना लो बेटा, बहुत समय है, अरिहंत बनाओ, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ भी प्रोडक्टिव कीजिए आप, ठीक है। अभी बोर्ड्स आ रहा है, बोर्ड्स के लिए प्रोडक्टिव कीजिए, अगर बोर्ड्स ना आते रहा तो मैं आपको कुछ और करवा देता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सीबीएसई, अगर आपके पास किताब नहीं है, आप इन 2 वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, mycbseguide.com, learncbse.com। मैं किसी बड़े वेबसाइट्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जान रहे हो उनमें क्या मटेरियल होता है, ठीक है। तो अभी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए आपको बता रहा हूँ कि mycbseguide.com और learncbse.com की काफ़ी अच्छी सप्लाई होती है सारे नोट्स की, ठीक ना। आप उसके बाद देख सकते हैं कि किस चैप्टर को कितना दिन दें हम लोग, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो, आपको हो सके ऑर्गेनिक एक ही दिन में आ जाए, इनऑर्गेनिक आप में याद करने की कैपेबिलिटी अच्छी है, हो सके आप एक ही दिन में पूरा पढ़ जाए, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों की होती है कि इनऑर्गेनिक याद ही नहीं हो रहा भैया, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप इनऑर्गेनिक सुबह उठ के पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक, ज़्यादा मत पढ़िए, आधा चैप्टर इनऑर्गेनिक एक दिन में पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं पढ़ा रहा है अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप फिजिक्स मैथ जो भी पढ़ना है, बायोलॉजी जो भी पढ़ते रहिए, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते रहिए, साथ साथ आप रोज 2-2 पन्ना इनऑर्गेनिक पे और ऑर्गेनिक पे देते जाइए, हर दिन का अभी से टाइम दे दीजिए, रोज 1 पेज भी आप दीजिएगा, आप बोर्ड्स तक, जब भी बोर्ड्स आएगा तब तक आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका स्टडी प्लान वैसे डेट वाइज नहीं बनेगा, जो चैप्टर आपका जिस हिसाब से, मैं आसान चैप्टर्स बता देता हूँ, अमीन्स यहाँ पर आसान चैप्टर्स पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ये सब आसान पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे आएंगे, टेढ़े क्वेश्चन आने कोई नहीं है। अगर डी एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें याद है तो ये सबसे आसान चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं याद है तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें पढ़ने में और याद करें दोनों में टफ लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से तुम्हें निराश कर सकते हैं, आपके जितने भी ज्योतिष लोग हैं उनकी भविष्यवाणी को सत्य कर सकते हैं। अगर आपका दिन सुबह मंगल में जाने वाला होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपका दिन को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, और बस बाकी तो हो गया। केमिस्ट्री सिलेबस हो चुकी है, बायोलॉजी सिलेबस जा चुकी है, अब आप लोगों को और भी सिलेबस मिलेंगे। मैथ और फिजिक्स के सिलेबस शक्ति भैया है, वो शक्ति भैया आके दे देंगे, ठीक, एक शक्ति भैया हमारे साथ, ठीक है। और फिर थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स, जाओ पढ़ो।